ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 3 फरवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 देश के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना बजट जारी किया है। 2022 और 23 आप यहाँ पे याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा 2022 और 23 के लिए जो स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट है उसका अमाउंट है 86,606 करोड़ रुपए है। देखिए, पैंडेमिक चल रहा है, पूरी दुनिया कोविड-19 जो वायरस है उससे प्रभावित है। तो यहाँ पे देखिए आपको स्वास्थ्य क्षेत्र के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। और हम आपको यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि पिछले वर्ष की यदि आप बात करेंगे, देखिए पिछले वर्ष जो ये बजट था तो इसका अमाउंट था 76,602 करोड़ रुपए और इसमें 16% की वृद्धि ज़्यादा दर्ज की गई है। देखिए आपको पता होगा जो वैक्सीनेशन है 2 डोज सरकार ने मुफ्त लगाया है, अब बूस्टर डोज भी मुफ्त में लगाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 16% यदि किसी चीज़ को बढ़ाया जाता है तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में कितने मेंटल स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। तो देखिए इनकी संख्या यहाँ पे निर्धारित की गई है 23। केंद्रीय बजट 2022-23 में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए देखिए 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यदि आपने थोड़ा बहुत भी अभी बजट या इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ा है केंद्र सरकार के, तो आपको ये बताना होगा कि पिछली बार के बजट से ये ज़्यादा है या कम है। ये आपको अब इस बार हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। हर घर नल से जल योजना के लिए वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए देखिए 60,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है हर घर से जल योजना के लिए। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए डिफेंस सेक्टर के लिए कितने बजट का प्रावधान किया है। तो देखिए डिफेंस सेक्टर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 5.25 लाख करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। साल 2022-23 के लिए डिफेंस बजट में 47,000 करोड़ रुपए यानी 9.84% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अब डिफेंस बजट 4.78 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 5.2525 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसमें महज 1.4% की बढ़ोतरी हुई थी। डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है हमारी कंट्री का जो हम सबको सिक्योर करता है और उसके लिए केंद्र सरकार बजट में क्या प्रावधान करती है तो ये भी पता होना चाहिए। ऐसे भी सामान्य तौर पे भी पता होना चाहिए और कम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं ये बजट का अमाउंट सबसे ज़्यादा है तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप 5.25 लाख करोड़ रुपये याद रखिएगा, ये बजट अलॉटमेंट किया गया है डिफेंस सेक्टर के लिए। विद्या भारती 2022 देश में किस नदी परियोजना को जोड़ने के लिए 44,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान किया गया है केन बेतवा नदी परियोजना। ठीक है, तो केन और बेतवा नदी को जो जोड़ने का कार्यक्रम है उसके लिए देखिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा 44,000 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। बजट भाषण के दौरान सीतारमन जो हमारी केंद्रीय मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना के लिए 44,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा और इससे करीब 9 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ये अनुमान लगाया गया है 6.4% का। इसको भी आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर कितनी दर से कर लगाया जाएगा। तो 30%। जैसे कोई बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है उसके बाद उसको उस इनकम को अपने यदि वो लीगलाइज कराना चाहता है तो उसके लिए उसे 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। ये भी बात इस बजट में कही गई है। इसके अलावा भी यदि कोई वर्चुअल डिजिटल माध्यम से आपको इनकम आती है 30% सरकार को टैक्स देके आप उसको लीगलाइज करवा सकते हो। पर इसमें देखिए विशेष तौर पे यहाँ पे वर्चुअल इनकम, ऐसा नहीं है कि आप किसी अवैध तरीके से इस इनकम को जनरेट करते हैं तो फिर गैर कानूनी ही माना जाएगा। इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम यानी ECLGS को कब तक बढ़ाया गया है। मार्च 2023 तक इसे बढ़ाया गया है। भारत में किसके द्वारा 2022-23 में
से डिजिटल रुपए की शुरुआत की जाएगी। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक घोषणा की गई है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन यानी एससी सेहत पहल शुरू की है? तो इसे शुरू किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसे आप रक्षा मंत्रालय भी कहते हैं। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? कतर इज द राइट आंसर। यदि आप हिमाचल प्रदेश में एचएएस अलाइड सर्विसेज और नायब तहसीलदार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नियमित रूप से इलास्ट्री टीम के हर रोज के करंट अफेयर सुनने होंगे। साथ में आपको इलास्ट्री टीम की ईयर बुक आती है, जिसमें 1 जनवरी 2021 से लेकर 15 जनवरी 2022 तक के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व गिरिराज समाचार पत्र के सारांश को सम्मिलित किया गया है। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आपको 1 वर्ष के पिछले करंट अफेयर इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि वर्तमान समय में जो आपकी परीक्षा का स्तर है काफ़ी डिफिकल्ट स्तर का हो चुका है और काफ़ी पुराने करंट अफेयर भी उसमें पूछे जा रहे हैं। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पे एचएस अलाइड एंट्री के लिए हमारी टीम के द्वारा एक किताब तैयार की गई है। इस किताब के आपको पिछले काफ़ी पुराने प्रश्न पत्र मिल जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व किए गए हैं। ये किताब भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। इमेज आपने स्क्रीन पे देख ली है। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप इसको इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाकर के रिव्यू कर सकते हो। आगे हम डिस्कशन करेंगे 3 फरवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के संस्थापक और प्रोफेसर चांसलर विशाल आनंद को बिजनेस मिंट द्वारा अंडर 50 बिजनेस कॉर्पोरेट लीडर्स में स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सुलिनी विश्वविद्यालय। वर्ष 2022-23 के लिए राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी पर कितने प्रतिशत वित्तीय घाटे को रखने की मंजूरी मिली है? तो 4% की ये मंजूरी दी गई है और इससे पहले इसका जो अमाउंट था वो 3.5% ही था, 3.5% ही था। लेकिन अब देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार भी जो जीडीपी का जितना भी स्ट्रक्चर है उसका जो वित्तीय घाटा है वो 4% तक सरकार कर सकती है। हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक के पद पर कौन कार्यरत है? तो उनका नाम है डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा। देखिए यहाँ पे हम आपको एक करंट अफेयर इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि आजकल शिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। क्योंकि आपको ज्ञात होगा जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी स्कूल है 3 तारीख से खोले जा रहे हैं। भारत के बहुत से राज्यों में भी स्कूल खोल दिए गए हैं जिसमें 9th से लेकर 12th तक की कक्षाएँ शुरू होगी। इसी के बीच में डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा का जो दायित्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो युवा शक्ति है उन्हें स्कूल तक किस तरह से पहुँचाया जाए। तो आप इनका नाम याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार कितनी भूमि को प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के अंतर्गत लाने जा रही है? तो इसका जो आंकड़ा है वो है 12,000 हेक्टेयर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू की है। गत 4 वर्षों में लगभग 1.54 लाख किसान परिवारों ने 92,000 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती अपनाई है। इस चालू वित्त वर्ष में इस योजना के तहत 1.50 लाख किसानों को जोड़कर 12,000 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया जाएगा। ये अमाउंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए चाहे आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या आप HSIS की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको ये फैक्ट लिखने पड़ेंगे। देखिए जो प्राकृतिक खेती का कंसेप्ट है ये जनमानस के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, किसानों की खुशहाली और प्रदेश की या देश की जनता की खुशहाली से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। तो इसके ऊपर यदि सरकार कोई अच्छा काम करती है या हिमाचल का कोई जनमानस अच्छा काम करता है तो उसे अप्रिशिएट करना जरूरी है। कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थी को डाटा रिप्रेजेंट करना है तभी ये फैक्ट काम आएंगे। या फिर इसमें जो ये आंकड़े बताया गया है कि योजना कब शुरू की गई थी, ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। किसी परिप्रेक्ष्य में आप ले लीजिए, प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्रिकेट खिलाड़ी ऋषि धवन का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से सुर्खियों में क्यों है आपको बता दें। जो विजय हजारे ट्रॉफी है उसकी जो विजेता टीम रही है इस बार वो हिमाचल प्रदेश रही है। तो विजय हजारे ट्रॉफी की जो विजेता टीम है काफ़ी बड़ी बात है, हिमाचल प्रदेश ने पहली बार इस ट्रॉफी को जीता है।
तो आपको यहाँ पे हम बताना चाहते हैं, इस टीम का जो कप्तान थे उनका नाम था ऋषि धवन। तो ऋषि धवन का संबंध मूलतः मंडी जिला से है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से है। आपको एक करंट अफेयर क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, ऋषि धवन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्तर का मैच खेले गए हैं। उसके बाद उन्हें T20 मैच भी खेले गए हैं। वर्तमान में इनकी सिलेक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होने जा रही है। कुछ इस तरह की सूचनाएं विभिन्न तरह के समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है, तो इसी कारण से सुर्खियों में है। और आपने देखा होगा जब अजय ठाकुर जो कबड्डी के खिलाड़ी थे सुर्खियों में थे, वो प्रश्न निश्चित तौर पे पूछा गया था। तो इस बार विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश टीम के द्वारा जीती गई है और वर्तमान में इनकी सिलेक्शन की आकांक्षाएं हिमाचल प्रदेश के वासी लगा के बैठे। ऋषि धवन का चयन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए पुनः 6 वर्ष के बाद होगा। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और आपको इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाना होगा। अपनी स्क्रीन पे आप इस वेबसाइट का एड्रेस देख रहे होंगे। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट किताबें चयनित कीजिए। हज़ारों या लाखों रुपए कोचिंग के ऊपर खर्च करने से अच्छा है कि आप अच्छी किताबें पढ़ें। और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से 31 परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित कर दी गई है, जिसमें यदि आप बात करेंगे JOIT एक बहुत ही बहुचर्चित परीक्षा है, जिसका आयोजन आपका फरवरी पहले एक्सपेक्टेड था जनवरी में। उसके बाद कोविड पैंडेमिक आता है, फिर आगे बढ़ जाता है। अब उसका अप्रैल महीने में उस परीक्षा का आयोजन होगा। उसके लिए भी आप जुट जाइएगा। इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिए। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएंगी। JOIT के लिए इलास्टडी टीम की एक सेकेंड एडिशन के साथ में बुक लॉन्च कर दी गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। थैंक यू वेरी मच। कीप watching Illustudy YouTube channel.